हेलो फ्रेंड्स एंड माय ऑल डियर नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन इन जेके एकेडमिया। और फ्रेंड्स, आज सभी के लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार क्लास जिसका नाम है एटीपी सिंथेसिस। क्लास के अंदर बात करेंगे फॉस्फोराइलेशन की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन की, होता क्या है फॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, किस प्रोसेस में एटीपी का सिंथेसिस होता है, किस प्रोसेस में एटीपी डिग्रेडेशन होता है, एटीपी एक्चुअल में है क्या, तो इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। आप सभी को बता दूं कि दो बुक्स का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। उन बुक्स से मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो क्लास कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास आप सभी को कैसी लगी। डेफिनेटली श्योर है यहाँ से अगर आपका एटीपी से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारी आज की क्लास 12 है। इससे पहले 11 क्लासेस हमने अपनी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो 11 क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर कोई भी स्ट्रेटेजी या किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास सेशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो नोट्स बनाए वो एज अ 1 लाइनर 2 लाइनर नोट्स की तरह है। आप यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से लीजिएगा, जो चीज़ें नोट करने के मैं आपको बीच में बताते चलूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एटीपी। तो एटीपी होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि आपके एडिनोसिन यूनिट के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ याद रखेंगे आप कि एटीपी क्या है। एडिनोसिन यूनिट के साथ जब 3 फॉस्फेट जुड़ते हैं तो ये एटीपी होता है। ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ऐसे आप याद रखेंगे, हाई एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल है। इसके बाद एटीपी इज़ द चीफ एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल। आप इसको एनर्जी मॉलिक्यूल, कैरियर एनर्जी मॉलिक्यूल ऐसे याद कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म में एटीपी जो है एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। एटीपी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनाबॉलिक प्रोसेस। देखो, एनाबॉलिक प्रोसेस आपको याद रखना है कि एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऐसे कुछ याद रखेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए एटीपी रिक्वायर होता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर जब आपको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना हो तो उसके लिए आपको चाहिए एटीपी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, एटीपी इज़ फॉर्म्ड बाय द कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि एटीपी चाहिए एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए। एटीपी का फॉर्मेशन होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस में, यानी कि मेटाबॉलिज्म 2 पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक के लिए एटीपी चाहिए और कैटाबॉलिक के लिए एटीपी नहीं चाहिए। कैटाबॉलिक में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कैटाबॉलिक प्रोसेस में बताया गया है, इन विच मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज जनरेटेड। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी वाज फर्स्ट डिड्यूस्ड बाय लोहमन इन 1930, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड कन्फर्म्ड बाय अलेक्जेंडर टॉड एट अल इन 1948। तो सबसे पहले डिड्यूस किया था लोहमन ने 1930 में और कन्फर्म किया था एटीपी का स्ट्रक्चर अलेक्जेंडर टॉड एट अल ने 1948 में। तो डिड्यूस किसने किया था, बताया किसने था, लोहमन ने 1930 में, और कन्फर्म किसने किया था, अलेक्जेंडर टॉड एट अल ने 1948 में। इसके बाद बात करेंगे, एटीपी कंसिस्ट ऑफ एन एडिनोसिन। आपको याद रखना है कि एडिनोसिन यूनिट के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं एटीपी के अंदर, वो आप ऐसे याद रखेंगे। शुगर होती है एडिनोसिन में, राइबोस शुगर, जो कि एक पेंटोस शुगर होती है। नेक्स्ट है, दीज 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर बाउंडेड बाय हाई एनर्जी एस्टर बॉन्ड। तो जो आपके तीनों फॉस्फेट हैं वो एटीपी के अंदर एस्टर बॉन्ड के साथ और एनहाइड्राइड बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, याद रखना है कि एक एस्टर बॉन्ड होता है और एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं, जो कि जुड़े होते हैं किसके साथ, एडिनोसिन यूनिट के साथ। तो ये पता चल गया आपको कि एटीपी के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो एस्टर बॉन्ड होते हैं और एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन द एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिक प्रोसेस इट इज़ ब्रोकन डाउन टू एडीपी और एएमपी रिलीजिंग फॉस्फेट एंड एनर्जी। देखिए, जब एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि जब एटीपी को यूटिलाइज़ किया जाता है तो एटीपी फिर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो एडीपी और एएमपी में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसी कुछ प्रोसेस आपको याद रखनी है। तो बेसिक सा फंडामेंटल ये है कि एटीपी का
जो यूटिलाइजेशन है वो एनाबॉलिक प्रोसेस में होगा, एटीपी का फॉर्मेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस में होगा। आगे चलते हैं। ATP utilized in anabolic process is replenished by catabolic process by reversal reaction। सिंपल सा पॉइंट है कि जो एनाबॉलिक प्रोसेस में ATP यूटिलाइज हो जाती है, फिर वो रिप्लेनाइज्ड होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, दोबारा से कैसे बनेगी, कैटाबॉलिक प्रोसेस में बन जाएगी। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह चलता रहता है। आगे आती है इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ से आपको एक नया पॉइंट मिलने वाला है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का एक सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है। फॉस्फोराइलेशन होता क्या है? तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ये आप याद रखेंगे। फॉस्फोराइलेशन डेफिनेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, दैट इज़ फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो चलते हैं इसमें आगे। तो आगे बताया गया है द ट्रैपिंग ऑफ केमिकल एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ ATP इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो देखो, जो भी केमिकल एनर्जी सेल के अंदर फॉर्म हुई, केमिकल एनर्जी जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसी कोई एनर्जी है, तो उस केमिकल एनर्जी का यूज़ करके क्या होता है, एक एनर्जी फॉर्म बनाई जाती है जिसे कहते हैं क्या, ATP। तो ATP इज़ अ केमिकल एनर्जी, आप इसको याद रख सकते हैं। ATP एक केमिकल एनर्जी है और ATP का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन। देखो, ATP का फॉर्मेशन हमने आपको बताया कि जब एडेनोसिन यूनिट के साथ 3 फॉस्फेट जो है हाई एनर्जी एस्टर बॉन्ड और एनहाइड्राइड बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, तो तब उसको हम कहेंगे कि ATP का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा कुछ आप याद रखेंगे। तो सेल के अंदर हमारी केमिकल एनर्जी होती है, तो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके ATP का फॉर्मेशन होता है। केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन एंड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। ओके, ऐसे आप याद रखेंगे। व्हाट इज़ फॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन इज़ द एडिशन ऑफ फॉस्फेट विद एडेनोसिन। ऐसा कुछ याद करके आप रखेंगे कि जो एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़ते हैं उन्हें फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन 3 टाइप्स का है। तीनों टाइप्स आपको बहुत ईजीली तरीके से बताऊँगा। तीनों टॉप जो पॉइंट्स हैं फॉस्फोराइलेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप ऐसे याद करेंगे। तो पहला फॉस्फोराइलेशन है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ये फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन, ऐसा कुछ याद करेंगे। फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन मीन्स ATP फॉर्मेशन। ठीक है, इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स, यानी कि अब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल भी होंगी जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। बैक्टीरियोक्लोरोफिल और एक और याद रख सकते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में भी आप याद रखेंगे। तो फोटोसिंथेटिक सेल में या तो क्लोरोफिल होगा या बैक्टीरियोक्लोरोफिल होगा। प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड्स। देखो, यहाँ पर अगर आप बात करोगे बैक्टीरियोक्लोरोफिल की, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड की सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन विच बिकम एक्टिवेटेड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो काम है बैक्टीरियोक्लोरोफिल का और क्लोरोफिल का, उसका काम है कि वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेगा, सोलर रेडिएशन को कैच करेगा और फिर एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। तो ये बेसिक सा काम है बैक्टीरियोक्लोरोफिल का और क्लोरोफिल का। इसी की हेल्प से वो ATP का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ATP का फॉर्मेशन 2 तरह से यहाँ पर हो जाएगा, एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। ठीक है, चलते हैं आगे। दीज इलेक्ट्रॉन देन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बीच बीच में मिलते रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट कैरियर के पास करते रहेंगे। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि A, B, C, दीज आर द 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड दीज आर द क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल है, ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने इसको ट्रैप किया और एक इलेक्ट्रॉन को इसने कैरियर A के पास भेज दिया। फिर कैरियर A एक्टिवेट हुआ, उसने उसको B के पास भेज दिया इलेक्ट्रॉन को, और फिर B ने इलेक्ट्रॉन को C के पास भेज दिया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर के ऊपर। तो यहाँ पे यही लाइन कही गई है, दीज इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, ये इलेक्ट्रॉन पास होंगे ए सीरीज़ ऑफ कैरियर
एनर्जी रिलीज्ड इज ट्रैप, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वो ट्रैप हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड इन एटीपी के अंदर। और फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे 2 टाइप का बताया गया है, यानी कि जो आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो 2 टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दिस टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू द सेम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय सेम रूट। तो यहाँ पर जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा एक्टिवेट होने के बाद, उसी क्लोरोफिल पर वो रिटर्न बैक आ जाएगा सेम रूट। ओके, और इस पाथवे को कहते हैं, ये पाथवे जो होता है साइक्लिक इन नेचर का होता है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एनर्जी रिलीज होती रहती है, और विच इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ट्रैप होती रहती है। तो साइक्लिक का मतलब है कि सनलाइट से इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, साइक्लिक में क्या होगा, सनलाइट से इलेक्ट्रॉन आएगा इसके ऊपर, ये कैरियर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ से चला दूसरे कैरियर के ऊपर, यहाँ से चला तीसरे कैरियर के ऊपर, और फाइनली रिटर्न बैक आ जाएगा दूसरे सेम जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर उसके ऊपर। तो इस तरह से जो आपका फॉस्फोराइलेशन होगा यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा वो कहलाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक जो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसका जस्ट अपोजिट ये होने वाला है। ठीक है, क्या होगा इसमें, इन दिस टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिटर्न बैक। तो ये देखो वो उस जो आपका कैरियर है या वो जो क्लोरोफिल है उस पर वो वापस नहीं आते। ठीक है, टू द सेम क्लोरोफिल, ऐसा कुछ इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद बट नॉन साइक्लिक के बारे में आपको देखना है। बट इंस्टेड इसकी जगह पर क्या होता है, आर रिसीव्ड बाय निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। कौन रिसीव कर लेता है उसको, एनएडीपी रिसीव कर लेता है। तो एक डायग्राम के थ्रू आप ऐसे जनरली समझ लेंगे, ये सन है, इसने क्या किया, ये क्लोरोफिल को इसने एक्टिवेट किया, इस क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन को इस कैरियर के पास भेज दिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कैरियर से ये कहाँ चला गया आपका, NADP के पास चला गया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन NADP के पास चला गया और एनर्जी का फॉर्मेशन NADP की फॉर्म में हुआ। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होगा। तो कुछ आपको ऐसे याद करना है कि वापस इस कैरियर पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, फ्रॉम NADP, अब ये NADP ने रिसीव किया था इलेक्ट्रॉन, NADP से ये इलेक्ट्रॉन अब एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ पर उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सेम क्लोरोफिल के ऊपर वो रिटर्न बैक नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर लेप्रोनाइज्ड इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा देखिए यहाँ पर है कि वही अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस रिटर्न होकर सेम क्लोरोफिल पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो वो रिटर्न आ ही नहीं रहा है। तो जब आ ही नहीं रहा है तो अब इस क्लोरोफिल पर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन का रिप्लेनाइज्ड किसके थ्रू होता है, तो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक आ जाता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन रिप्लेनाइज्ड होता है किसके थ्रू, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी भी तरह का आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छे से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड टाइप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन दिस फॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय सर्टेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लाइक NAD, NADP, FAD from various sources are passed into electron transport chain। तो इस फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है NAD, NADP, FADP कलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से और उसको पास कर देते हैं वो किस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और फाइनली अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर पहुंच जाते हैं और कुछ दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि आयरन पर, नाइट्रेट पर, जो कि एक्ट करते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह।
क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के एग्जाम्पल हैं जो हमने अभी देखे, ऑक्सीजन, आयरन, नाइट्रेट। तो ये हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जिनके ऊपर एटीपी का, एक तरह से हम कहते हैं जिनके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर रिलीज्ड एनर्जी विच इज़ यूज टू जनरेट एटीपी। और ये बनती किससे? एटीपी ऑलवेज एडीपी से बनती है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऐसा कुछ आप याद रखेंगे। ओके, इसके बाद है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं। यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और प्रोकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH जनरेट 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को वैसे पता होगा कि 1 NADPH जनरेट करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP व्हेन इट एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, याद रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, हाउएवर 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH जनरेट ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो NADH जो है वो प्रोड्यूस करेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और FADH प्रोड्यूस करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट FADH एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लेटर दैन NADPH। पहले NADPH एंटर करेगा, उसके बाद FADH एंटर करेगा। तो ऐसे आपको देखना, पहले जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADPH, फिर जाता है FADH। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ATP इज जनरेटेड, ये स्पेलिंग सही कर लेना, ATP इज जनरेटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड फ्रॉम एनी अदर मेटाबॉलिक कंपाउंड टू ADP। फॉर एग्जाम्पल GTP प्लस ADP फॉर्मेशन हुआ किसका? ATP का, और रिलीज़ क्या हुआ? GDP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। तो आप ऐसे याद रखेंगे, किसी एक सबस्ट्रेट की हेल्प से यहाँ पर क्या होगा? ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल में यानी कि सबस्ट्रेट की हेल्प से ही फॉर्मेशन होना है, ऐसा कुछ आप याद रख लेंगे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्वेश्चन नहीं आता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइक्लिंग, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सेम क्लोरोफिल पर रिटर्न बैक आ जाते हैं, और नॉन साइक्लिंग में बताया कि वो रिटर्न बैक सेम क्लोरोफिल पर नहीं आते, जबकि नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का रिप्लेनाइज्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू होता है। ऑक्सीडेटिव में आपको बताया कि ऑक्सीजन, आयरन, नाइट्रेट, इनकी हेल्प से ATP का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेटिव हो गया। ऑक्सीडेटिव का हमने प्लेस बताया कहाँ पर होता है। सबस्ट्रेट लेवल में बताया आपको कि सबस्ट्रेट की हेल्प से क्या होगा? ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने जो है आपके नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें बनाया हुआ है, आप याद रखेंगे। NAD प्लस क्या होता है? NADP प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADP प्लस आर द इलेक्ट्रॉन प्रोटोन कैरियर इन द सेल। NADP प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटोन कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। NADP एंड NAD प्लस फंक्शन एज कोएंजाइम। तो ये भी आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन कैरियर की तरह तो एक्ट करेगा ही, साथ साथ एक्ट करेगा किसकी तरह? कोएंजाइम की तरह। इन कैटाबॉलिक रिएक्शन लाइक रेस्पिरेशन, NAD प्लस NADH एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, वेयर एज NADP प्लस NADPH प्ले रोल इन एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में देखो, कुछ भी कंडीशन हो आपको ऐसा याद रखना है। इन कैटाबॉलिक रिएक्शन लाइक रेस्पिरेशन, NAD प्लस NADH एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, वेयर एज NADP और NADPH प्ले रोल इन एनाबॉलिक रिएक्शन एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आप इस तरह से चीज़ें याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको फॉस्फोराइलेशन के ऊपर, ATP के ऊपर क्लास? आपको बता दें कि दुबे महेश्वरी और अनंत नारायण पानेकर 2 बुक से हमने नोट्स बनाए हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे इसमें इंक्लूड हो गए, यहाँ से बाहर एटीपी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, डेफिनेटली श्योर। अच्छे से क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बनाने थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से आपने बना लिए होंगे आई होप। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर एक बार मुझे हाई लिख दीजिए, यहाँ पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। फ्रेंड्स, कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासेस देख रहे हैं, वो तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए और भी ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लासेस हमारी फूड माइक्रोबायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2 और नेक्स्ट क्लासेस हमारी माइक्रोस्कोपी एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2 रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।